All right, so we'll start with next question, that is question number 16. हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था, if I am not wrong. So क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था, तो next question in the list is question 16. A current of 8 amperes flows in the system of resistors as shown in figure. The potential difference VC minus VA. Did we solve this question yesterday? Like this, but not this one. So we'll continue with this. Okay, so what we are supposed to do here is, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि दोनों ऊपर के आर्म्स में टोटल सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, नीचे 11 है, ऊपर 11 है और नीचे 6 है, तो दिस इज काइंड ऑफ इशू. यू कैन नॉट डायरेक्टली से कि 4 एम्पियर यहाँ पे, 4 एम्पियर यहाँ पे. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे I करंट है तो नीचे 8 माइनस I करंट है. सो इन द branch DAB there is current I, and in DCB current is 8 minus I. Once you have this, you apply Kirchhoff's loop law here. So applying Kirchhoff's loop law to DABCD loop, इससे क्या होगा? You are tracing in the direction of current minus 5I minus 6I, क्योंकि in the direction of current is minus. फिर आप B से जब C ब्रांच में जाओगे तो you are tracing opposite to the direction of current, और करंट है 8 minus I into resistance is 2 plus 8 minus I resistance is 4, right? वैसे इतना ज्यादा लिखने की जगह पे मैं could have told you simple thing कि दोनों में करंट सेम है, I, तो 5I plus 6I 11I है ना, और ये 11I हम राइट साइड में लिखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा. तो 11I इक्वल टू, नीचे दोनों में करंट 8 माइनस I है तो 8 माइनस I इंटू 2 प्लस 8 माइनस I इंटू 4 है ना, वैसे भी एडिशन हो रहा है इफ यू सी. तो 6 इंटू 8 माइनस I, इसको सॉल्व करो. 11I इक्वल टू 6 इंटू 8, 48 माइनस 6I, राइट. तो दिस विल बी I इक्वल टू 48 बाई 17. I मिल गया, गुड. तो 8 माइनस I भी मिल गया, तो 8 माइनस I भी मिल जाएगा. 8 माइनस 48 बाई 17, 17 8 जा माइनस 48. व्हाट इज 17 8 जा? 170 में से 34 माइनस करो, 126, 126 बाई 17. ओके, गुड, राइट. ऑल राइट. सो माइनस 48 नहीं किया मैंने ऊपर, माइनस 48 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये माइनस करना जो भी आएगी वैल्यू. ओके, सो you will get value of 8 minus I, that is up to you to calculate. तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. Then you have VD minus VA, क्योंकि करंट D से A जा रहा है तो VD minus VA equal to 5I, that is 5 into 48 by 17, 48 minus 240, 240 by 17. Similarly, VD minus VC equal to 8 minus I into 4, 8 माइनस 48 बाई 17 इंटू 4. अभी आपने बताया ये 126 माइनस 48 बाई 17 इंटू 4, तो वट एवर इट इज 78 इंटू 4. 78 अगर आता है इंटू 4, तो
How much? 312. तो 17 8 जा 170 136 होता है वो, तो ठीक है। ये अभी 88 इंटू 4 होगा फिर, है ना, तो 352 आएगा। 352 बाय 17, तो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको VC माइनस VA चाहिए ना, तो VD माइनस VA माइनस VD माइनस VC। तो 240 by 17 minus 352 by 17. Okay, so you will get from here VC minus VA. तो ये कर लो, माइनस 352 में से 240 माइनस 112 by 17, ठीक है, बट दिस इज 6.6 with a negative sign, है ना, 6.6 वोल्ट। ओके, हो गया सॉल्व। तो इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव का मतलब सिर्फ ऐसा होता है कि A इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू C, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, अगर दोनों ब्रांच में सेम करंट नहीं जा रहा है तो इन दैट केस स्प्लिट द करंट, एक में I दूसरे में 8 माइनस I, अप्लाई KLL किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके you have to find out I, then you will get what is 8 minus I, then you are supposed to just apply Ohm's law at these two different branches. That's it, right? Next question. In the circuit shown in the given figure, resistances R1 and R2 respectively are. तो बाकी इंफॉर्मेशन फिगर में दी है। करंट, if you want you can name it, आप इसको नाम दे सकते हो some points। तो यहाँ पे करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर, here you have 1 ampere current, बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है and you are supposed to find out R1 and R2. All right, so first of all you need to identify points of common potential, same potential, equipotential। मैं इसको अगर A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ, तो ये भी A पोटेंशियल पे है, ये भी B पोटेंशियल पे है, which means R2 10 and 20 these are in parallel। Well, by the way, now हमको यहाँ पे 20 ओम और करंट दिया है, मतलब मैं ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि करंट ए से बी जा रहा है, तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। सो दैट इज इक्वल टू आई आर, आई इज 1 और आर इज 20, मतलब वी ए माइनस वी बी इज 20 वोल्ट। इसका मतलब इस 10 ओम के अक्रॉस भी 20 और इस R2 के अक्रॉस भी 20। नाउ व्हेन वी नो, यहाँ पे करंट पता है और A और B इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो R मिल जाएगा। R कैसे निकालोगे? R2 V इक्वल टू आई आर, V बाय I, तो VA माइनस VB बाय I। तो दिस इज 20 एंड दिस इज 0.5, तो 20 बाय हाफ इज 40 ओहम, राइट? करेक्ट। तो हमको R2 मिल गया 40। इसका मतलब विदाउट थिंकिंग मच ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि R2 की वैल्यू 48 में है, राइट? बट जस्ट टू बी श्योर वी नीड टू फाइंड R1 एंड वी नीड टू नो हाउ टू फाइंड R1। ये इंपॉर्टेंट है, भले एग्जाम में मत करो, बट नाउ यू नीड टू नो। टोटल करंट अगर I आ रहा है, उसमें से I1 यहाँ गया, I1 यहाँ गया, तो बचा हुआ करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा इस पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे। अगर मैं इसको I2 बोल रहा हूँ तो ये आ गया I3, राइट? अब आपके ऊपर है, यू मे आल्सो से, अच्छा I1 यहाँ गया, यहाँ पे I2 आया, फिर I2 स्प्लिट हुआ I3 एंड I4। आपको ऐसा ठीक लगेगा, ऐसा कर सकते हो,
but definitely यहाँ पे doesn't make any sense to say I2 फिर I2 split हो रहा है, तो अल्टीमेटली तो आप यही बोलोगे टोटल करंट I is I1 plus I2, but I2 is I3 plus I4, तो I3 plus I4 is total current. I1 दिया हुआ है 0.5, I3 मतलब this current over here, that is potential difference upon resistance. Potential difference across AB कितना है 20, resistance कितना है उस ब्रांच में 10, तो ये ऐसे आता है. तो for your information I'll write down potential drop across AB, VA minus VB, difference across A and B upon resistance 10 plus I4 1 है, तो 0.5 plus 20 by 10 plus 1, तो 0.5 plus 2 plus 1 is 3.5, total current is 3.5 ampere, right? Total current is 3.5 ampere. अब if you know this, तो रेजिस्टेंस R1 फाइंड करना और भी इजी हो जाता है. Why? टोटल कितना है 69, उसमें से A और B के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हो गया A और B के अक्रॉस 20 है ना, तो बचा हुआ 49 कहाँ ड्रॉप होगा अक्रॉस R1, टोटल 69 है तो फिर 49 यहाँ ड्रॉप होगा. R1 क्या आएगा V इक्वल टू IR से, V बाय I, V कितना 49, टोटल करंट कितना निकाला अभी हमने I 3.5, तो दिस इज हाउ मच, देखो इजी है, 3.5 is 7/2, तो 49 into 2 by 7, 1 जा 7 जा, 3.5 को सिर्फ 7/2 लिखा है मैंने, तो 14 ओहम, राइट. तो जिनको नहीं समझा मैं वापस बता देता हूँ, हमको टोटल करंट मिल गया I, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 3.5 तक. अब A और B इस दो पॉइंट्स में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 20, बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है 69, तो 20 अगर R2 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया तो बचा हुआ तो यहीं पे ड्रॉप होने वाला है ना 49, तो 49 by total current, 49 by 3.5 is 14 ohm. This is how you find out R1. Next question. A and B are 2 points on a uniform ring of resistance 15 ohm. तो पूरे रिंग का रेजिस्टेंस 15 ohm. We want to solve this question with the trick that I told you in one of my sessions. एंगल AOB 45 है, तो ये बचा हुआ एंगल 360 minus 45, that is 315. Okay. Equivalent resistance between A and B. सबसे पहले you should know that resistance, equivalent resistance, that is parallel resistance, क्योंकि ADB and ACB are in parallel. So you know it will be resistance of ADB branch into resistance of ACB branch upon resistance of ADB branch plus resistance of ACB branch because they are in parallel. मैंने आपको बताया था how to find out, तो देख लेना कि ये 45 है, 45 by 360 किया था हमने, 45 by 360, 45 is pi by 4 by 360 is 2 pi, करेक्ट, कैंसल कैंसल, तो कितना आया 1 by 8, तो दिस पोर्शन इज 1 by 8 of the total ring, तो 1 by 8 आर रेजिस्टेंस आ जाएगा ADB सेक्शन का, तो ADB सेक्शन विल हैव resistance of ADB will be 1 by कितना आया 8, 1 by 8 of total resistance मतलब 15 by 8, और resistance of ACB section will be 7 by 8 of total, तो ये आ गया 7 by 8 into 15, 15 7 जा 105 है ना, 15 7 जा 105 by 8 by 8. Good.
Now just put values. R equivalent equal to 15 by 8 into 105 by 8 upon 15 by 8 plus 105 by 8. तो मैं इसको डायरेक्टली कॉमन करता हूँ डिनोमिनेटर. सो आई विल नॉट सॉल्व दिस नाउ. मैं आखिरी स्टेप पे ही सिंप्लीफाई करता हूँ कैलकुलेशंस. तो ये 64 है 8 इंटू 8. 105 प्लस 15 120. 120 by 8. 15 1 जा 15 8 जा, राइट. ये 8 और ये 8 गया. 105 by 64 1 से 2 के बीच में 1.64, राइट. नाउ आई टोल्ड यू वंस कि यही क्वेश्चन जो है इट कैन बी सॉल्व इन 10 to 15 steps. So what I will do is I'll show you what you are not supposed to do. So what was this question number, by the way? 18. So just a minute. So in such questions आपको first of all you are supposed to know what is the total resistance. 15. अब इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं. वन इज दिस पोर्शन ADB. अगर आपको एंगल पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने का जो आर्क है वो टोटल रिंग का कितना पार्ट है, राइट. क्योंकि ये 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, तो पाई बाय 4, राइट. लेकिन टोटल सर्कल में 2 पाई रेडियंस होता है. मतलब ये जो ADB आर्क है दिस इज 1/8 ऑफ टोटल. टोटल रेजिस्टेंस का भी 1/8 होगा क्योंकि यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेजिस्टेंस बोला है. मतलब रिंग के हर एक पोर्शन में सेम रेजिस्टेंस है. तो इसका रेजिस्टेंस 8 बाय R बाय 8. तो बचेगा अगर कितना 7R बाय 8. तब जाके तो एडिशन टोटल R आएगी, राइट. और दोनों पैरेलल में है, वो दोनों पैरेलल में है, राइट. सो okay, so the same question can be solved in a little complicated way also, and here I give you that complicated solution, which I don't want you to do, of course. तो ये ऐसा है कि they have given you every single step, unnecessary steps, and then you can get the same answer again. So I don't want you to do this, but just for your reference you should have. Oral question, they're asking you how much is this current I. तो what is the value of current I? इजी है. ये 2 और 2, यहाँ पे 4. 4 में से 1 गया, यहाँ पे 3. 3 में से 1.3 गया तो बचा आपका कितना 1.7. ऑप्शन ए. खत्म. तो सिंपल था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod of certain metal is 1 meter long and 0.6 centimeter in diameter. Its resistance is 3 Newton per minus 3 ohm. A disc of the same metal is 1 mm thick and 2 centimeter in diameter. What is the resistance between its circular faces? If I'm not wrong, we have done this, right? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. So you can find the solution in one of our previous lectures, and the answer turns out to be B. Next question. Equal potentials are applied on an iron and copper wire of same length. In order to have same current flow in the wire, the ratio of radii of iron to that of copper must be. So it is a very simple question and you should be able to solve this question. So क्या बोला है आपको? आपको बोला है equal potentials are applied on an iron and copper wire. मतलब potential is constant of same length. Length is constant. In order to have same current, मतलब current is constant. The ratio of the radii. अगर V और I constant हुआ तो R भी constant होगा because
V equal to IR, R equal to V by I. So since V equal to IR and R is V by I, V और I कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट है. R कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कॉपर का और आयन का रेजिस्टेंस सेम होना, और आयन और कॉपर का रेजिस्टेंस सेम होना मतलब आपको पता है that resistance is nothing but resistivity length by area, right? तो ये भी वैसा ही आएगा, resistivity length by area. लेंथ तो सेम है, बोला ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो कैंसिल कैंसिल, और एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो रो आयन, आई एम लेजी, आई एम राइटिंग डाउन एफ ई, आयन इज एफ ई अपॉन पाई आर एफ ई स्क्वायर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर इज एरिया. ओके, देन रो कॉपर सी यू अपॉन पाई आर सी यू स्क्वायर. मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड बताने वाला हूँ. तो आपको क्या चाहिए? आर आयन मतलब आर एफ ई बाय आर सी यू का स्क्वायर आपको मिलेगा रो एफ ई बाय रो सी यू. तो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ, तो आर एफ ई बाय आर सी यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो एफ ई अपॉन रो सी यू. जब आप रेशो लोगे तो 10 पावर -7 -8. ओके, रो एफ ई is 10 power -7 and rho Cu is 1.7 into 10 power -8. ऊपर जाएगा तो +8, मतलब 10 upon 1.7, 10 upon 1.7 मतलब 100 by 17 है ना, 2.4 after taking square root, right? After taking square root, क्योंकि 100 by 17 is slightly greater than 5. 100 by 20 is 5, so 100 by 17 is greater than 5. तो 5 का रूट, 5 पॉइंट समथिंग का रूट वो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो अबाउट 2.4. करेक्ट. इसका अल्टरनेट वे कैसा है? इसका अल्टरनेट वे ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, V कांस्टेंट, L कांस्टेंट, I कांस्टेंट. हमको पता है R इक्वल टू रो L by A, which is you know that it is pi r square, है ना. तो रो L by pi r square, L भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, क्योंकि V और I कांस्टेंट है, तो मैं V by I इक्वल टू रो L by pi r square लिखूंगा. तो सब कुछ तो कांस्टेंट कांस्टेंट है. दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, मतलब रो इज प्रोपोर्शनल टू r square डायरेक्टली. तो R iron by R, copper is under root of rho iron by rho copper. That's it. So this is shortcut way of doing the same question. Next question. Masses of 3 wires are in the ratio 1:3:5 and their lengths are in the ratio 5:3:1. The ratio of the electrical resistance is, wait. Resistance R is proportional to L by A, right? Correct. So R equal to rho L by A. Where people confuse, ये रो resistivity है, ये रो density नहीं है. That is the first thing that you need to understand, right? Good. Up. Do you know volume V is area into length? तो area A is volume by length. तो resistance R will be rho L by volume by L, मतलब L square. Now do you know density is mass per unit volume? मैं density को यहाँ पे इंटेंशनली सिग्मा से नोट कर रहा हूँ क्योंकि रो रेजिस्टिविटी. ओके, तो वॉल्यूम V is mass upon density.
देन पहले हमने ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, अब दिस वन विल गो हियर, तो आपको मिलेगा R इक्वल टू रो एल स्क्वायर मास और यहाँ पे सिग्मा डेंसिटी। नाउ डेफिनेटली जब उन्होंने बोला है मास ऑफ 3 बार्स आर इन द रेशियो एंड लेंथ आर इन द रेशियो, assumption ये है, लेना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, कि all 3 bars are of the same material. If they are of the same material, which means this is constant, right? और क्या क्या बोला है, masses are in the ratio and length are in the ratio. Okay? अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी दोनों सेम है। और रेशियो पूछा रेजिस्टेंसेस का, तो R1 is to R2 is to R3 will be easy है, proportional to L1 square by M1 is to L2 square by M2 is to L3 square by M3। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसा आएगा ये, L1 square is to L2 square is to L3 square, 5 square is 25, right? Then mass तो उल्टा है 1, है ना? Then you will have L2 that is 3 का square 9 और M2 is 3, L3 1 और नीचे यहाँ पे 5, राइट? अब क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है, सब के सब डिनोमिनेटर सेम करते हैं, कैसे होगा, मल्टीप्लाइड बाय 15, है ना? तो 25 इंटू 15, ऐसा you already said कि 15, what 15, how do you, हाँ 9 by 3, then only 5 in the denominator. हाँ 125. 125, that is what I am saying, yes, 125 is to 15 is to 1, ठीक है, जहां भी होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यू नीड टू नो कि इस स्टेप से यहाँ पे कैसे आते हैं, ये आपको करना है, नो वन इज गोइंग टू टेल यू दिस बिकॉज इट सपोज टू, यू सपोज टू नो दिस फ्रॉम स्कूल। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ एलसीएम, है ना? तो वो आपको करना पड़ेगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डन ऑलरेडी, है ना? नहीं हुआ है तो वापस कर लेंगे। अब तो करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज, मेरे ख्याल से इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हुआ है, so, ऊपर की ब्रांच और नीचे की ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है, तो 1 एम्पियर विल बी करंट। 25th, a wire of length L has a resistance R. If half of the length is stretched to make the radius half of its original value, then find the final resistance of wire. तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल जो वायर था L, टोटल वायर L का लेंथ L का हाफ पार्ट को स्ट्रेच किया है सो दैट द रेडियस बिकम्स R/2, ओरिजिनल का हाफ, और बाकी को वैसे ही रखा है, राइट? सो व्हाट इज द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, whole wire? द थिंग इज, पहले हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ L है, इस वायर का रेडियस R है, R इनिशियल बोल देते हैं, और ये जो लेंथ है इसको L इनिशियल बोल देते हैं। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, अब हाफ हाफ, यू आर डूइंग हाफ एंड हाफ, इसके जो हाफ पार्ट को वैसा ही रखा है, राइट? और एक हाफ को यू हैव stretched it
until, तो जो इसका अदर हाफ है, दिस अदर हाफ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज सिंपल। मैं मान लेता हूं ये रेजिस्टेंस R2 बन गया, ये लेंथ L/2 आ गया, तो आपको पता है कि R2 विल बी रो टाइम्स ऑफ लेंथ बाय A, लेंथ इज L/2 बाय A, पाई R स्क्वायर, पाई R इनिशियल स्क्वायर। तो A इनिशियल लिखो, या तो अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा तो पाई R इनिशियल स्क्वायर लिखो, क्योंकि रेडियस इसका चेंज नहीं हुआ। तो यह आएगा आपका R2 इक्वल टू रो L अपॉन 2 पाई R I स्क्वायर। बट ये जो है ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि पता है आपको दिस इज रो L अपॉन पाई R I स्क्वायर। तो R2 आपके पास आ गया R/2। अब जो दूसरा पार्ट था उसमें क्या किया, उसमें हम लेंथ, हाफ लेंथ को तब तक स्ट्रेच करते गए जब तक रेडियस हाफ नहीं हुआ, है ना। सो हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज स्ट्रेच टू मेक रेडियस हाफ। मतलब यहाँ पे ये जो R2 है ये R/2 है। तो लेंथ कितना था इसका, L/2, राइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो if you do this thing properly, only then you will get correct answer, otherwise no. Do you remember R depends on length and area? Okay, इस पीस का लेंथ L/2, इस पीस का लेंथ भी L/2। अब while finding out R1 you have to be careful, rho upon pi Ri by 2 square, क्योंकि रेडियस इज हाफ। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। प्रॉब्लम है ऊपर, क्या लिखोगे यहाँ, L/2 what, 2L, why 2L, why 4L? यस, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इन दोनों का, जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही इसका है, तो वो इक्वेट करके आपको यहाँ पे 2L मिलेगा। दैट इज लेफ्ट एन असाइनमेंट फॉर यू। यहाँ पे 2L कैसे आया वो आपको निकालना है। जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका है, क्योंकि आपने वायर को इक्वल पार्ट में स्प्लिट किया था। तो वॉल्यूम ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन को इक्वेट करने के बाद लेंथ मिलेगा 2L। तो आपको मिलेगा R1 इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर ऊपर जाके 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो 8 रो L अपॉन पाई Ri स्क्वायर। So R1 is 8 times of R and R2 is R/2, but basically ये दोनों connected है, मतलब सीरीज में है। तो RS is R1 plus R2, 8R plus R/2, 16 plus 1, 17R/2, ऑप्शन नंबर C। ओके, सिर्फ एक चीज आपके लिए मैंने रखी है, that you have to equate volumes and find out length of this first piece L1 find करने के लिए आपके लिए रखा है, that turns out to be 2L। good, okay, next question, 29th, reading of ammeter is 1 ampere if each of the 4 ohm resistor is replaced by 2 ohm resistor, the reading of ammeter will become how much? So how to solve this question? Easy here. How will you solve this question? V is equal to IR.
तो पहले केस में आप, फर्स्ट केस में आप V पता है ना, I पता है, और तो सिर्फ हमको क्या करना है, सिंपल थिंग, तो जस्ट फाइंड आउट in the second case what will be the reading of current. What is important in this question is that you need to know that ये जो पूरा सेटअप होता है एमीटर का, इट हैज गॉट सम रेजिस्टेंस, सो इसका रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे विच गोज इन सीरीज विथ ऑल अदर। तो पहले केस में जब हमने 2 ओम नहीं लगाया तो ये 2 ओम, ये 4 और 4 का इक्विवेलेंट 2 ओम, ये 2 ओम और ये 5 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस इसका रेजिस्टेंस आर ए बोल देता हूं मैं, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 9 प्लस आर ए, तो आर टोटल इज 9 प्लस आर ए, 9 प्लस आर ए, and voltage is given to you 10 volt, current is given to you 1, so you know V equal to IR, तो 10 equal to 1 into 9 plus RA, मतलब RA is 1 ohm। जब आप यहाँ पे आप 4 को हटा के 2 और 2 करोगे, तो in this case when you make it 2 and make it 2, तो in second case इसका हो जाएगा 1 ohm, है ना, करेक्ट। तो in case 2 I'll quickly draw diagram for you, तो ये 2 ohm, ये 2 ओहम, ये 2 ओहम, यहाँ पे ये है आपके पास 15, 15, 15 एंड देन एमीटर का रेजिस्टेंस आपके पास है 1 ओहम, देन है एमीटर एंड देन यू हैव अगेन द सेम वोल्टेज कनेक्टेड 10 वोल्ट, 2 2 2, इसका इक्विवेलेंट 1, then you have 15, 15 and 15 और इसका इक्विवेलेंट आ गया 5, तो इन केस 2 you have R total is equal to, ये R A है जिस इज 1 ओहम, तो 2 plus 1 plus 5, क्योंकि ये 5 है, 8 plus 1 9, तो 9 ohm is total resistance, voltage is still 10 volt, current you're supposed to find out, current is V by R, V by R, 10 by 9 is 1.11, option number A. Next question, next set basically, so 5 equal resistances each of value R are connected to form a network as shown in figure. The equivalent resistance of the network between the points A and B is, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कितना है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले दिस थिंग इज बिटवीन A एंड B अगर आपको पूछा है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो दोनों है सीरीज में है, तो ये 2R है, करेक्ट, ओके। देन व्हाट अबाउट this and this 2R? Two are parallel to R and this pole is the series with R. 5 by 8. The thing is this 2R and this R parallel, so 2R into R upon 2R plus R, 2R by 3, तो ये जो टोटल है आपका ये मिला के between B and D will be 2R by 3। आपको फाइंड करना है A और B के बीच में, so if you want I will keep steps here। ऐसा है, in the first step ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, A एंड B, देन B एंड D में एक है R यहाँ पे,
A और D में एक R यहाँ पे है, और ये जो है ये दोनों के दोनों कंबाइन होकर सीरीज में आपको मिल गए थे 2R। फिर ये 2R और ये R पैरेलल में थे, तो इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल सी B एंड D के बीच में टोटल 2R/3 आएगा। हियर यू हैव A पॉइंट, यहाँ पे A और B के बीच में R है, और यहाँ पे भी R है बिटवीन A एंड D। अब ये दोनों सीरीज में है 2R/3 प्लस R, 2R/3 प्लस R 5R/3। तो अब A और B के बीच में R है, A एंड B, और अगेन यहाँ पे 5R/3 है। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो फाइनली इक्विवेलेंट विल बी 5R/3 अपॉन R इंटू 5R/3 इंटू R अपॉन 5R/3 प्लस R, राइट। तो व्हाट इज 5R/3 प्लस R? 8R/3, नीचे 8R/3, ऊपर 5R²/3, 3 कैंसिल, R कैंसिल, तो फाइनली 5/8R will be left.